अगर हम बात करें टिकटों के वितरण की, उसे लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। बार बार एक एक सीट से करीबन 25 से 30 ऐसे उम्मीदवार हैं जो टिकट मांग रहे हैं। ऐसी स्थिति बीजेपी के लिए थोड़ी सी खतरनाक हो रही है, क्योंकि अगर एक ही सीट पर 25 से 30 उम्मीदवार आते हैं तो दिक्कतें पैदा होती हैं। अगर एक को ही टिकट तो एक ही को दिया जा सकता है। जब जीतने की संभावनाएं ज्यादा हो तो उम्मीदवार बढ़ जाते हैं जी, इसलिए उम्मीदवार बढ़े हुए हैं, किंतु संगठन इसी को कहते हैं कि हम उनको संभालेंगे। लेकिन कहीं कोई नाराजगी, कोई कटुता अगर आ गई तो दिक्कतें हो जाएंगी विजय। क्यों नहीं दिक्कतें होती, दिक्कतें होती है ना। कई बार, पिछली बार कई लोग हमारे विरोधी चुनाव लड़ गए, जी। कई लोगों को हमें पार्टी से बाहर करना पड़ा। ऐसी दिक्कतें होती हैं, इतना बड़ा संगठन है तो ऐसे में दिक्कतें आती हैं। विजय जी, कुछ ये भी आरोप लगे हैं कि कुछ लोग जिन पर आरोप थे, भ्रष्टाचार थे, या जिन्हें हटा दिया गया था पहले आपके अध्यक्ष पद से पहले, उन्हें आप वापस ले आए, बहुत सारी जगह पर आपने बिठाया, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, उन्हें लेकर आप क्या जब बड़ी लड़ाई होती है जी। तो इस समय के अंदर छोटी छोटी चीजों को सुधार करके हम लेकर आते हैं जी। अब हम बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो छोटों को समझा के लाना हमारा काम है कि दोबारा ये गलती मत करना। अगर हम बात करें दिल्ली की जनता की, दिल्ली की जनता आखिर बीजेपी को वोट क्यों दे, अगर मैं आपसे पूछूं? मैं पहली बात तो ये थी कि उन्होंने, जब भी 5 साल के बाद चुनाव होता है तो वो पिछली गवर्नमेंट को टेस्ट करते हैं कि पिछली गवर्नमेंट उनके अनुरूप खरी उतरी या नहीं उतरी। यानी कि 2008 में कांग्रेस खरी उतरी थी। होगी, जाहिर तौर पे बात है, मैं उसको कैसे डिनाई कर सकता हूं। जनता ने ये फैसला किया तो यही खरी उतरी होगी जी। किंतु उनको फैसला करना है कि खरी उतरी नहीं उतरी। अगर उनको लगता है पानी के बिल बढ़े नहीं है तो वो देंगे उनको, अगर लगता है पानी उनको उपलब्ध है तो देंगे उनको, अगर उनको लगता है अपराधों में कमी आई है तो देंगे उनको, अगर उनको लगता है महिलाएं सुरक्षित है तो देंगे उनको, और अगर उनको लगता है विकास कुछ हुआ नहीं है और ये सब चीजें नहीं हुई तो फिर वो कांग्रेस को वोट क्यों देंगे, तो वो बीजेपी को वोट देंगे। और बीजेपी ने अपने 4 राज्यों में ये दिखाया है कि हम जहां आते हैं विकास करते हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, और चाहे वो मध्य प्रदेश हो। चलिए, इन तमाम राज्यों में कितना विकास हुआ इस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे, क्योंकि एक लंबी बहस हो सकती है इनके विकास पर भी। मैनिफेस्टो की अगर हम बात करें, आपकी तरफ से कहा गया कि हर अलग अलग 70 के 70 मैनिफेस्टो बनाए जाएंगे, इस पर क्या कुछ देखिए, बताएं? जब हमारे विधानसभा के प्रत्याशी तय हो जाएंगे तो वो अपने अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको लेकर आगे बढ़ेंगे जी। उनका मैनिफेस्टो यही होगा कि हम आएंगे तो ये चीज़ों की हम समस्याओं को हल करेंगे और ऐसा ऐसा यहाँ पर विकास करेंगे। यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर होगा, यहाँ पर सड़क होगी, यहाँ पर सीनियर सिटीजन होम बनाया जाएगा, यहाँ पर डिस्पेंसरी खोली जाएगी। ऐसा नक्शा वो देंगे। एक आरोप यह भी लगा कि बीजेपी नकल बहुत ज्यादा कर रही है, खासकर आपकी तरफ से यह आरोप लगाया गया। अगर हम होर्डिंग्स दीवारों पर टांगते हैं तो बीजेपी भी टांग देती है, अगर हम कहते हैं कि हम 71 मैनिफेस्टो लाएंगे तो बीजेपी भी कहती है। इस पर कुछ कहेंगे? आप 1 साल पहले पैदा हुई हैं, हम तो 40 साल से पोस्टर लगा रहे हैं। उन्होंने क्या नकल की? हम तो पैम्फलेट निकाल रहे हैं, उनको नकल की। हम तो डेमोस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, उन्होंने नकल की। हम तो 40 साल से हैं। ये कोई इशू है? जी। सभी पार्टियां पोस्टर लगाती हैं, सभी पार्टियां बैनर लगाती हैं, सभी पार्टियां पैम्फलेट आती हैं। आज तक तो मुझे ये नहीं समझ आया कि इसमें नकल क्या है जी। गांधी जी के टाइम से ये चल रहा है कि अभी प्रदर्शन चलते हैं, धरने चलते हैं, तो क्या हमने ये कहा कि गांधी जी की नकल कर ली, सबने गांधी जी की नकल कर ली? प्रदर्शन के, डेमोस्ट्रेशन के, विरोध के और अपनी बात कहने के जितने भी प्रचार के साधन होते हैं वो सभी पार्टियां इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल, आप कहती है कि वो भी 5 मुद्दों को लेकर चल रही है, कुछ हद तक, काफी हद तक सिमिलर नजर आते हैं बीजेपी के साथ। इस पर क्या कहेंगे कि बहुत ज्यादा है? कहीं जनता ऐसा तो नहीं जो वोट कांग्रेस से विपरीत होकर, अगर कुछ लोग नाराज हैं तो ये तो जनता फैसला करेगी वो किससे नाराज है, वो बीजेपी को मिलने वाले थे और आप उसके आने से कुछ डिवीजन हो जाएगा वोटों का? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा है कि आप 1%, 2%, 3% जो भी वोट काटेगी, अभी ये निश्चित नहीं किया जा सकता वो कहां से और किसके वोट ले रही है। लेकिन उससे दिक्कतें होंगी, जहां मार्जिन कम होगा जीत का, वहां बीजेपी को नुकसान होता हो सकता है कांग्रेस को भी हो जाए। लेकिन जिस तरह से पूरा का पूरा मुद्दे सेम है, वो भी उन्हीं मुद्दों को लेकर उतरी है। मुद्दे तो सेम ही होते हैं जी। पानी, बिजली, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, मुद्दे कोई ऊपर से थोड़ी आते हैं जी। मुद्दे तो यही जो होते हैं वही मुद्दे सारी पार्टियां उठाती हैं जी। कांग्रेस भी उन्हीं के बारे में बात करेगी कि हम आएंगे तो और पानी देंगे, हम आएंगे तो और बिजली देंगे। इसलिए जी, शीला दीक्षित जी कहती हैं 10 साल में उन्होंने दिल्ली की तस्वीर बदल दी, चेहरा भी बदल दिया। अब दिल्ली विश्व में शुमार हो गई है, विश्व भर में दिल्ली का नाम है। तो आपको लगता है कि दिल्ली उस जगह पहुंची है? कुछ कहेंगे शीला हाँ, जी के मैं बाद? शीला जी की इस बात को मानता हूं कि उन्होंने दिल्ली को बदल दिया है जी। जो अच्छी वाली जनता रहती थी, अब 50 लाख लोग अनाधिकृत कॉलोनी में रह रहे हैं जी। इस दिल्ली के अंदर जहां झुग्गी झोंपड़ियां बहुत ही कम थी, उन्होंने झुग्गी झोंपड़ियों से उसको पाट दिया है जाके जी। जो स्लम बन गए थे वो स्लम बन गए हैं। उन्होंने दिल्ली की इसलिए भी तस्वीर बदल दी कि ना आज दिल्ली के अंदर पानी है, ना अनाधिकृत कॉलोनियां निर्मित हुई हैं, और ना गाँव के अंदर सड़क बनी है। गाँव के अंदर सड़क, सीवर, बिजली, पानी की है। उनकी घोषणाएं देखिए कितनी है और उन पर अमल कितना हुआ, ये देखने की बात है जी। आप शीला दीक्षित जी के खिलाफ हैं, बीजेपी से बार बार कांग्रेस पूछती है, या कांग्रेस के खिलाफ हैं? क्योंकि जितने आरोप अब तक लगाए गए हैं वो शीला दीक्षित जी पे लगाए, मुखिया है, जिम्मेदारी उनकी बनती है, लेकिन जो सीधे सीधे उन्हीं पे कहा जाता है। अगर वो कहती है मेरी बेटियां सुरक्षित नहीं है तो बीजेपी उनके पीछे पड़ जाती है। अगर वो कहती है कि उन्होंने प्याज नहीं खाया तो बीजेपी के कार्यकर्ता उनके घर प्याज देने पहुंच जाते हैं। आखिर क्या ये एक तरीका है जनता को दिखाने का?
देखिए एक बात है, जो मुखिया होता है उसी का होता है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब रेल मंत्री थे तो इस्तीफा दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो मुखिया थे। वो ट्रेन चला रहे थे क्या? वो तो कोई ट्रेन नहीं चला रहे थे उस समय के ऊपर जी, किंतु उन्होंने दिया। एक जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी, इसलिए हमने कहा है अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनना चाहिए, ताकि जो फैसले आप करें और उन फैसलों से अगर जनता के पैसे का नुकसान हो या जनता का उसमें नुकसान हो तो वो उनकी जेब से भरा जाए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं जी, अभी आपने सिग्नेचर ब्रिज बनाया, जब आपने शुरू में कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो 500 करोड़ उसका बजट था, क्योंकि आप उसमें लेट करते रहे, अब उसका बजट 1100 करोड़ हो गया। 500 करोड़ रुपया इनकी जेब से निकालना था। मुनक नहर 500 करोड़ बना के लेके डाल दी, किंतु उसमें से एक बूंद पानी नहीं आया, तो जाहिर तौर पर उनकी जेब से निकालना चाहिए। बीआरटी बना दिया और बीआरटी बनाने के बाद उसको डिसॉल्व कर दिया। अब किसी भी लेन से कोई भी जाती है तो उसमें जो लाखों करोड़ रुपए खर्च हो गए उसको कौन देगा? अभी तो 14 बीआरटी और बनाने जा रही थी। इसको अकाउंटेबिलिटी कमीशन कहते हैं। इसी की मुखिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए हम कहते हैं, अभी लोकायुक्त ने भी एक ऑर्डर दिया था कि मुखिया ने अपना प्रचार करने के लिए दिल्ली सरकार के होर्डिंग्स लगवा दिए चारों तरफ जाके, और उसमें 300 करोड़ 100 करोड़ कर दिया। और पिछली बार का उन्होंने कहा 22 करोड़ रुपया खर्च किया, तो उन्होंने कहा शीला दीक्षित जी 11 करोड़ रुपया अपनी जेब से भरेंगी, क्योंकि उन्होंने जनता का पैसा नष्ट किया जी। लेकिन अगर हम बात करें, आप कहते हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए जो भी चीज की जाए, तो क्या बीजेपी इसके लिए कुछ प्लान कर रही है? देखिए पारदर्शिता का क्या मतलब होता है? पारदर्शिता का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी जी। तो मैंने आपको कहा है वो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जी। अब जैसे आप कोई कमीशन लागू करने की बात नहीं, अकाउंटेबिलिटी कमीशन की हमने बात की है, और हमने कॉर्पोरेशंस में अपनी तीनों में कह दिया है कि वहाँ अकाउंटेबिलिटी कमीशन हो। इसलिए आपने देखा होगा टाइम बाउंड भी कुछ चीजें तय की जा रही हैं आजकल, कि भाई आपको जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए तो एमसीडी ने कहा है 24 घंटे के अंदर आपको ये उपलब्ध होगा जी। तो ये जो टाइम बाउंड सर्विसेज हैं इनको आप लागू करेंगे, और नहीं तो उसके लिए वो जो अफसर है वो जिम्मेदार होगा। इसी को अकाउंटेबिलिटी और इसी को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। बिल्कुल। विजय जी, जहां से हमने शुरुआत की थी आखिर में मैं वहीं आता हूं। विजय जी कैसे चलेंगे अब आगे नेतृत्व को लेकर? कहीं खुद के अंदर कोई छोटा सा मलाल नजर आता है कि शायद सीएम का मैं उम्मीदवार होता तो ज्यादा तेजी से बीजेपी चलती? देखिए इसमें शायद नहीं होता जी, मैं भी इंसान हूं जी, मुझे भी दुख हो सकता है, किंतु मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूं। मुझे जो है सबको साथ लेके चलना है, और पार्टी प्रेसिडेंट होने के कारण मेरे नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा, तो सबसे ज्यादा मेरी जिम्मेदारी है, और मेरी जिम्मेदारी अब ज्यादा बढ़ गई है कि पार्टी को जीत की ओर ले जाना। तो जो एकजुटता है पार्टी की, आपको लगता है कि जो हाथ पहले हाथ के साथ बंधे हुए नजर आते थे आपके, एक कहते हैं कि एक साथ मुट्ठी बनकर चल रहे थे, उसमें जो थोड़ी सी ढिलाई आई है, मुट्ठी थोड़ी सी खुली है, वो बंध जाएगी फिर से? नहीं, मैं समझता हूँ वो मुट्ठी ना खुली थी तो इसलिए बंधने का सवाल पैदा नहीं होता। तो हम उम्मीद करें कि दिल्ली की जनता को जो आप वादे कर रहे हैं, उन वादों में आप पूरी तरह से सच्चाई के साथ आप कोशिश करेंगे, अगर जनता आपको मौका देती है तो। देखिए अगर की बात नहीं अगर है, तो जनता ही फैसला करेगी। अगर और मगर मत लगाइए, क्योंकि जनता हमको मौका देगी और हम उनको एक अच्छा सुशासन देंगे। बिल्कुल। हमारे साथ विजय गोयल जी मौजूद थे, जो कहते हैं कि जनता उन्हें मौका देगी। फैसला जनता को करना है कि वो सचमुच जो दावों की तश्तरी में वादे परोसे जा रहे हैं वो सचमुच निवाला बन के उनके पेट में जाएंगे या नहीं, उनका भूख उनकी मिटाएंगे या नहीं। फैसला आपको करना है। सोचें, समझें और परख कर वोट करें, क्योंकि अगले 5 साल आपकी बातों को यही लोग विधानसभा में उठाएंगे, आपकी जरूरतों को यही लोग पूरा करेंगे। फिलहाल विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस खास मुलाकात में बात करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी एमएचओ न्यूज पर खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहेगा। नमस्कार।